सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहनकर इठलाती है। दो राह समय के रथ का घर घर नाच सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की ये पंक्तियां केवल कविता नहीं है, निरंकुश सत्ताधीशों के लिए एक चेतावनी है, समय नाद को सुनने और पहचानने की। क्योंकि जनता जब शासन के विरुद्ध उठ खड़ी होती है तो सत्ता की नींव हिला देती है। जिस तरह भारतीयों ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के जरिए अंग्रेज सरकार की नींव हिला दी थी, जिसकी वजह से अंग्रेजों को आगे चलकर कुछ वर्षों बाद भारत से जाना पड़ा था। वर्ष 1942 में जब अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन की चिंगारी पूरे देश भर में शोला बनकर सुलग रही थी, उसी समय रीवा और विंध्य क्षेत्र में भी एक क्रांति अंगड़ाई ले रही थी, जो आगे चलकर भारत छोड़ो आंदोलन के साथ मिलने वाली थी। एक ओर जहां देश महात्मा गांधी के करो और मरो के नारे से गूंज रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ रीवा में भी कुछ पहले से ही यहां की प्रजा अपने लोकप्रिय और यशस्वी नरेश महाराज गुलाब सिंह की राज्य वापसी के लिए आंदोलन कर रही थी, जिन्हें अंग्रेज सरकार द्वारा झूठे अभियोग में फंसाकर रीवा राज्य से बाहर निर्वासित कर दिया गया था। राज्य पर प्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों का नियंत्रण हो गया था। यहां की बघेलखंड कांग्रेस कमेटी महाराज की वापसी और उत्तरदायित्व सरकार की बहाली के लिए आंदोलन कर ही रही थी कि उसी समय राष्ट्रीय पटल पर भारत छोड़ो की आवाज सुनाई दी, जिसने रीवा में राजा वापसी के आंदोलन रूपी यज्ञ में घी का काम किया। और इसके कारण रीवा और विंध्य में आंदोलन बहुत ही तीव्र और उग्र हो गया। तो आइए आज के वीडियो में जानते हैं रीवा के राजा बहोरा आंदोलन और उसी के साथ चलने वाले भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में, जिसमें यहाँ के स्त्री, पुरुष, वृद्ध और युवा छात्रों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। रीवा के महाराज गुलाब सिंह अत्यंत लोकप्रिय और यशस्वी नरेश थे। 1922 से लेकर 1942 तक के उनके शासनकाल के दौरान रीवा रियासत में कई जनहितैषी और सामाजिक सुधार के कार्य हुए। इस दौरान रीवा में शिक्षा का काफी विस्तार हुआ। महाराज ने स्वयं आदिवासियों और दलितों के साथ एक ही पंगत में बैठकर सहभोज किया था। उन्होंने गोंड जनजाति के लोगों को सिंह की उपाधि दी, लिहाजा यहां की प्रजा का उनसे बेहद लगाव था। उनके कार्यों में कहीं न कहीं महात्मा गांधी का प्रभाव बेहद करीब प्रतीत होता था। उस समय यहां पर राजनीतिक दल के नाम पर केवल कांग्रेस थी। कांग्रेस देश में उत्तरदायी शासन की मांग कर रही थी और इससे ही जुड़ा था यहां का सबसे ज्यादा प्रभावशाली पवाईदार वर्ग। यह वर्ग महाराज गुलाब सिंह द्वारा लागू किए गए नए पवाई रूल्स से बहुत नाराज था। कहते हैं रियासत के कुछ पवाईदार कांग्रेस से जुड़े होने के बाद भी अंग्रेजों के पास महाराज की शिकायत किया करते थे कि वो राज्य में गांधी और कांग्रेस से प्रभावित होकर कार्य कर रहे हैं। 1937 में महाराज गुलाब सिंह के पर्सनल स्टाफ के एक सदस्य उमा प्रसाद की गोली लगने से मृत्यु हो गई थी। कुछ दिनों बाद एक और स्टाफ सदस्य शंकर प्रसाद भी गोली के शिकार हुए थे। ब्रिटिश सरकार ने षड्यंत्र के तहत इसके लिए महाराज गुलाब सिंह को दोषी माना और अभियोग लगाकर 11 फरवरी 1942 को प्रशासनिक अधिकार उनसे छीन लिए। लेकिन यही नहीं, इसके साथ ही महाराज को राज्य से बाहर जाने का आदेश भी दे दिया। इसके साथ ही उन्हें संयुक्त प्रांत अर्थात आज के उत्तर प्रदेश और राजपूताना अर्थात राजस्थान में भी प्रवेश की मनाही कर दी गई। आदेश के 7 दिन बाद ही 18 फरवरी को महाराज गुलाब सिंह की रियासत से दुखद रवानगी हो गई। उनके बदले ब्रिटिश सरकार ने मेजर LW उल्ड्रिच को रीवा का प्रशासक बनाकर भेजा। यह पहली बार नहीं था। इससे पहले भी अंग्रेज सरकार महाराज गुलाब सिंह पर प्रशासनिक अनियमितता का आरोप लगा चुकी थी। जैसा कि हमने पहले भी इस बात का जिक्र किया था, राज्य के कुछ पवाईदारों ने पहले भी उनकी शिकायत ब्रिटिश सरकार से की थी, क्योंकि नए पवाई रूल्स के कारण राज्य का सामंती वर्ग महाराज से कुछ नाराज चल रहा था। तो जैसे ही राज्य की प्रजा को इस घटना के बारे में पता चला, वो भाव विभल हो गई, क्योंकि महाराज गुलाब सिंह बहुत ही जनप्रिय और सुधारवादी नरेश थे। यहाँ शहर के सारे बाजार बंद हो गए। छात्रों ने स्कूल और कॉलेज बंद करने की घोषणा कर दी। यहाँ का समस्त कार्य ठप्प पड़ गया। जैसे जैसे यह खबर राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों और ग्रामीण अंचलों तक पहुंची,
वैसे वैसे लोग अपने महाराज के लिए उद्वेलित होने लगे और अंग्रेज सरकार के प्रति आक्रोश यहां बढ़ने लगा। रीवा नगरवासियों ने जानकी पार्क में रीवा के वरिष्ठ नागरिक डॉक्टर राम प्रसाद के सभापतित्व में एक बड़ी सभा का आयोजन किया, जिसमें यह प्रस्तावित किया गया कि प्रजा की ओर से एक हस्ताक्षरयुक्त अपील वायसराय लॉर्ड लिनलिथिगो के पास भेजी जाए, जिसमें महाराज को रीवा वापस बुलाने की मांग की जाए और इसके साथ ही तत्कालीन भारतीय मामलों के सचिव और चैम्बर ऑफ प्रिंसेस के अध्यक्ष नवानगर के महाराज जाम साहब दिग्विजय सिंह जडेजा को भी टेलीग्राम से तार भेजने का निश्चय किया गया। योजना अनुसार आगे हस्ताक्षर अभियान चलाया भी गया और करीब 1,18,000 लोगों के दस्तखत और अंगूठे वाली अपील 22 मार्च को वायसराय को भेज दी गई। लेकिन इसका परिणाम कुछ नहीं निकला, लिहाजा यहां की प्रजा अपने राजा को वापस बुलाने के लिए छटपटाने लगी। महाराज को वापस बुलाने के लिए उस समय रीवा स्टेट पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव का गठन किया गया। चूंकि उस समय यहां केवल एक ही राजनीतिक दल कांग्रेस सक्रिय थी, इसीलिए उसने महाराज गुलाब सिंह को वापस बुलाने के लिए आंदोलन करने का निश्चय किया। विरोध स्वरूप रीवा, सतना, उमरिया, शहडोल, सीधी, मनगवा, गुड़, कोतमा, व्यवहारी और अमरपाटन समेत रियासत के प्रमुख स्थानों पर बाजार बंद रहे। विद्यार्थियों ने भी हड़ताल की और स्कूल और कॉलेजों को बंद करा दिया। रियासत भर में सार्वजनिक जनसभाओं का आयोजन हुआ। कांग्रेस के स्थानीय नेताओं ने इस आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। जातीय और धार्मिक संगठनों ने भी सभा करके महाराज की रीवा वापसी की मांग की। महाराज रीवा के संबंध में हुई कार्यवाही के विरोध में कई समाचार पत्रों ने लेख लिखकर घटनाक्रम की निंदा की। रीवा के साप्ताहिक पत्र प्रकाश में लेख लिखकर इस कार्यवाही को ब्रिटिश सरकार और रीवा राज्य के बीच संधि का उल्लंघन बताया गया। रीवा के बाहर के भी कुछ समाचार पत्रों जैसे इलाहाबाद से निकलने वाले भारत, दिल्ली से निकलने वाले मुनादी और देशदूत इत्यादि समाचार पत्रों ने इस मामले की रिपोर्टिंग की। भारत में तो कप्तान अवधेश प्रताप सिंह के 2 लेख भी प्रकाशित हुए। 25 मार्च को राज्य में और राज्य के बाहर जहां रीवा के युवा ज्यादा थे, उदाहरण स्वरूप इलाहाबाद में, वहां रीवा दिवस मनाया गया। संपूर्ण बाजार इत्यादि को बंद कर प्रभात और सायंकालीन फेरियां निकाली गईं। पूरे रीवा राज्य में कई जगह सार्वजनिक सभाएं आयोजित की गईं और सबकी मांग एक ही थी, रीवा महाराज की वापसी हो। उसी दिन पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव कमेटी द्वारा यह निर्णय भी लिया गया कि रीवा से एक प्रतिनिधिमंडल दिल्ली जाकर वायसराय से मिलेगा और इसके साथ ही वो क्रिप्स मिशन के प्रमुख स्टेफोर्ड क्रिप्स से भी मुलाकात करने की कोशिश करेगा। अतः रीवा के वरिष्ठ नागरिक डॉक्टर राम प्रकाश के नेतृत्व में 31 मार्च को 51 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल दिल्ली गया भी और 12 अप्रैल को असफल होकर लौट आया। हालांकि इस दौरान रीवा महाराज की वापसी के लिए प्रयास होते रहे, सभाएं और जुलूस इत्यादि भी निकलते रहे, लेकिन अंग्रेजी सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंगी। रीवा राज्य के लोग अंदर ही अंदर उबल रहे थे, लेकिन नियति के सामने मजबूर थे। हालांकि ब्रिटिश सरकार ने राजा वापसी के इस आंदोलन के विरुद्ध कार्यवाहियां भी की, लेकिन फिर भी कठोरता नहीं बरती, इसीलिए आंदोलन की धारा उतनी तीव्र नहीं हो पा रही थी। इसी बीच कांग्रेस द्वारा इस आंदोलन से जुड़ने के कारण इस आंदोलन में राष्ट्रीय भावना भी बढ़ गई। 16 मई 1942 को रीवा में वरिष्ठ कांग्रेसी नेता राजभानु सिंह तिवारी द्वारा रीवा में स्वराज और उत्तरदायी सरकार की मांग की गई। परिणाम स्वरूप लाल यादवेंद्र सिंह और शंभुनाथ शुक्ल सहित कांग्रेस के सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। आगे चलकर जुलाई में लाल महावीर सिंह समेत कई और कांग्रेस के नेताओं को भी गिरफ्तार किया गया। अभी तक राजा वापसी के लिए चलने वाला आंदोलन, जिसे ब्रिटिश सरकार महत्वहीन समझ रही थी, संयोगवश इसे एक राष्ट्रीय आंदोलन का साथ भी मिल गया। देश भर में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हो चुकी थी। मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो का आह्वान करते हुए करो या मरो का नारा दिया। लेकिन इसके अगले ही दिन भारत की ब्रिटिश सरकार ने डिफेंस इंडिया एक्ट के तहत महात्मा गांधी समेत कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं को बंदी बना लिया, जिसके कारण आंदोलन की कमान जोशीले युवाओं के हाथ में आई। स्कूल और कॉलेज इत्यादि में भी आंदोलन की तैयारियां होने लगी। 9 अगस्त को रीवा में भी एक विशाल सार्वजनिक सभा का आयोजन किया गया। परिणाम स्वरूप
प्रशासन ने बघेलखंड कांग्रेस कमेटी को गैर कानूनी घोषित कर दिया और कांग्रेस के दफ्तर को अवैध घोषित किया। रीवा में उसी दिन लाल मर्दन सिंह और राजमणि प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया गया। अगले दिन 10 अगस्त को रीवा के कांग्रेस नेता राजभानु सिंह तिवारी और सतना के अवध बिहारी लाल को गिरफ्तार कर लिया गया। इसी दिन रीवा वासियों ने रीवा दिवस मनाया, रैलियां निकाली और सभाएं भी की। शैक्षणिक संस्थान और बाजार बंद रहे। रीवा के दरबार कॉलेज और मार्तंड स्कूल के साथ ही राज्य के अन्य हाई स्कूल के विद्यार्थियों ने जुलूस निकाला। विष्णुकांता देवी के नेतृत्व में रीवा की महिलाओं ने भी एक रैली निकाली, जिसमें चंपा देवी, कृष्णा कुमारी, दरियाई बाई और राजकुमारी देवी समेत कई महिलाएं शामिल हुईं। रीवा के जानकी पार्क में 11 अगस्त को हुई एक सार्वजनिक सभा में इटावा कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ सदस्य पंडित ज्योति शंकर मिश्रा का भाषण हुआ, जिसमें रीवा महाराज की शीघ्र वापसी और राज्य में उत्तरदायी शासन स्थापित किए जाने की मांग की गई। इसके अगले ही दिन रीवा प्रशासन द्वारा लाल कमलेश्वर सिंह, लाल कृष्णपाल सिंह, भैरवदीन मिश्रा, महावीर प्रसाद भट्ट, सुदर्शन प्रसाद, विष्णुकांता देवी और राजकुमारी देवी समेत सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। इसी दौरान रीवा के लाल पद्मधर सिंह, जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ा करते थे, तिरंगा रैली निकालते समय 12 अगस्त को अंग्रेजों की गोली के शिकार हो गए। उनकी शहादत की खबर रीवा में 14 अगस्त को लगी। इस खबर ने यहाँ के लोगों को बहुत ज्यादा प्रभावित किया, लिहाजा इस खबर ने आंदोलन को और भी ज्यादा उग्र कर दिया। यहाँ के लोग बढ़ चढ़कर आंदोलन में हिस्सा ले रहे थे और करो या मरो के नारे के साथ अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए कह रहे थे। रैलियों और सभाओं में अंग्रेजों के विरुद्ध जबरदस्त आवाजें उठ रही थीं। लिहाजा रीवा के अंग्रेजी प्रशासन ने भी आंदोलन का क्रूरता के साथ दमन किया। अगस्त के अंत तक राज्य के हजारों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था। गिरफ्तार होने वाले लोगों में महाराज गुलाब सिंह के निजी सचिव बख्शी गया प्रसाद, गोविंद नारायण सिंह, लाल देवेंद्र सिंह, मृत्युंजय प्रसाद, तुलसी नाई, मोहन लाल जैन, रीवा से बाहर पढ़ने वाले छात्र लाल चंद्रकांत सिंह बघेल और लाल उदयवीर सिंह तथा शहडोल से राजमणि और बाबू रूपचंद्र भी शामिल थे। रियासत के अंदरूनी हिस्से में भी उस दिन बहुत सारी गिरफ्तारियां हुई थी। इस आंदोलन में महिलाएं भी पीछे नहीं थीं। हारोल नर्मदा प्रसाद सिंह की अनुज वधू अर्थात लाल महावीर सिंह की पत्नी चंपा देवी उनमें से प्रमुख थीं, जिन्होंने अपनी बहन कृष्णा कुमारी के साथ मिलकर इस आंदोलन में हिस्सा लिया और जेल गईं। कृष्णा कुमारी बघेलखंड कांग्रेस कमेटी के प्रमुख नेताओं में से एक लाल यादवेंद्र सिंह की पत्नी थीं। चंपा देवी के बारे में कहा जाता है कि जब भारत छोड़ो आंदोलन में वो जेल गईं तो वो अकेली नहीं गई थीं, बल्कि अपनी 7 साल की बेटी को अपने साथ लेकर गई थीं, क्योंकि उनके घर में कोई भी बच्ची को संभालने वाला नहीं बचा था। हालांकि चंपा देवी के बारे में जब हम वीडियो बनाएंगे तब इस बात को विस्तार से बताएंगे। हालांकि गिरफ्तारियों का सिलसिला रीवा में मई के महीने में ही शुरू हो गया था, जब कांग्रेस कमेटी राजा वापसी के लिए आंदोलन कर रही थी। सर्वप्रथम 16 मई को पंडित शंभुनाथ शुक्ल को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन अगस्त में हुई इन गिरफ्तारियों ने रियासत की सभी जेलों को भर दिया था। रीवा के सभी बड़े नेता अब तक गिरफ्तार हो चुके थे या भूमिगत होकर आंदोलन को गति दे रहे थे, जिसके कारण अब आंदोलन की जिम्मेदारी छात्रों और युवाओं पर आ गई थी और यह आंदोलन और भी ज्यादा तीव्र और उग्र हो गया था। इन छात्रों को नेतृत्व और निर्देश दे रहे थे मार्तंड स्कूल के देशभक्त प्राचार्य कुंवर सूर्यबली सिंह, जो छात्रों के बीच अत्यंत लोकप्रिय थे। परिणाम स्वरूप रीवा प्रशासन ने उन्हें और उनके छोटे भाई अविनाश चंद्र सिंह को गिरफ्तार कर क्षेत्र में धारा 144 लगा दी थी, लेकिन नवयुवक उत्साही छात्रों ने धारा 144 की परवाह न करते हुए एक विशाल जुलूस निकाला। छात्रों का नेतृत्व यमुना प्रसाद शास्त्री कर रहे थे। मोहन सिंह करचुली, वीरेंद्र सिंह, चंद्र प्रताप तिवारी, गुरु रत्न सिंह, रविशंकर नागर, सुरसरी प्रसाद और दिनेश प्रसाद समेत सैकड़ों छात्र इस रैली में शामिल हुए। छात्रों को तितर बितर करने के लिए रीवा के प्रशासक मेजर उल्ड्रिच के आदेश पर पुलिस ने छात्रों पर जबरदस्त लाठीचार्ज किया। कुछ छात्रों की गिरफ्तारियां भी हुई। लाठीचार्ज में कई सारे छात्र घायल हुए, जिनमें यमुना प्रसाद शास्त्री प्रमुख थे। कुछ दिनों बाद कुछ विद्यार्थी रीवा से सतना वेंकट हाई स्कूल में विद्यार्थियों को आंदोलन के लिए जागृत करने गए।
लेकिन पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए। इन छात्रों में से एक दिनेश चंद्र पांडे भी थे, जिनकी जेल में ही मृत्यु हो गई और इसके परिणाम स्वरूप यहाँ के छात्र और ज्यादा उग्र हो गए। अब ये 92 वर्ष की उम्र में पुरानी बातें याद आती हैं। हमारे पिताजी चाचा जी की गिरफ्तारी एक साथ हुई थी और मैं समझता हूँ कि ऐसी गिरफ्तारी अन्य किसी के न हुई होगी। हुआ क्या था कि रीवा स्टेट के महाराजा को एक किसी केस पर हटा दिया गया था और यहाँ ओल्डिश करके, मेजर ओल्डिश करके एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया गया था। जब ये आपका 8 अगस्त से शुरू हुई थी आज़ादी की लड़ाई, उस समय वही एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ सर्वे सर्वा था। तो हुआ क्या था कि 8 तारीख को जब गांधी जी ने वहाँ डिक्लेयर किया अंग्रेजों भारत छोड़ो, सवेरे से गिरफ्तारियाँ शुरू हुई। पूरे हिंदुस्तान में जितने नेता थे सब गिरफ्तार कर लिए गए, रीवा के लोग लड़ गए। ये चलता रहा तो 3 दिन हुए होंगे। 12 तारीख को इलाहाबाद में यहाँ के पंद्रहर सिंह अमर शहीद हो गए और जितने नेता थे, कप्तान थे प्रताप सिंह जी, आपके शंभूनाथ जी और बड़े बड़े जितने नेता थे, छोटे बड़े, सब गिरफ्तार हो गए। हालत यह हो गई थी कि रीवा में कोई नेता ही नहीं बचा था स्वतंत्रता संग्राम से जाने ऐसे उसके स्वतंत्रता संग्राम के लिए। पिताजी हेडमास्टर थे। पहले एक वो कमसरियत था जहाँ उसको कन्वर्ट किया गया था माउंटबाटन एंग्लो वर्नाक्यूलर मिडिल स्कूल। ये सन 35 की बात है। उसमें हेडमास्टर थे और वो मिडिल स्कूल के पीछे एक वो कोठी थी, मित्र मंदिर, जो हम लोगों का सब परिवार उसी में रहता। बड़ी बड़ी कोठी थी। तो वहाँ देखता था मैं कि लोग बाहर आते हैं तो पिताजी ने अपने वो सोच करके कि मैंने हमारे बच्चे क्या खाएंगे क्या पिएंगे, नौकरी करते थे वो, उसमें कूद पड़े और उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को इसके लिए गाइड करना शुरू किया। स्टूडेंट जो यहाँ मार्टन एंग्लो वर्नाक्यूलर मिडिल स्कूल में पढ़ते थे वो जाते थे आपके वो कहलाता था महाराजा दरबार इंटरमीडिएट कॉलेज, जहाँ अब मार्टन स्कूल है, वहाँ वो कॉलेज था। तो यहाँ के लड़के वहाँ पढ़ने जाते थे निकल करके। तो मतलब ये कहने का कि कॉलेज के भी स्टूडेंट्स उनको मानते थे। तो हुआ क्या, सवेरे की बात है, मुझे खूब याद है। बड़ा सा बरामदा था हमारे मकान का। तो एक तरफ हमारे भाई साहब एक चाचा जी के लेटे हुए तखत पर। तो पुलिस वाले आए, पुलिस दल, एक पुलिस वाले ने आके बहुत सवेरे उठा के हमारे भाई साहब को कहा कि आओ इधर बताओ कि हेडमास्टर सूर्यवली सिंह और उनके भाई अविनाश चंद्र सिंह का हम लोग वारंट लेके आए हैं गिरफ्तारी। अंदर गए, वो अंदर गए, वहाँ बताया गया। तो हम छोटे छोटे लोग बच्चों को बुलाया गया कि जाओ पीछे बोर्डिंग में बताओ कि हमारे पिताजी की गिरफ्तारी हो रही है। हम लोग वहाँ गए, वहाँ जाके बताया तो लड़के सब पूरे शहर में फैल गए और एक दूसरे से चर्चा करके वो यहाँ मित्र मंदिर आने के लिए तैयारी करने लगे। और इधर क्या हुआ कि ये लोग लैट्रिन जा रहा हूँ, फ्रेश हो रहा हूँ, नाश्ता कर रहा हूँ, स्नान कर रहा हूँ, पूजा कर रहा हूँ, ये करते करते 10 साढ़े 10 बजा दिया। तो अब जो नेता थे, नेता 2-3 लोग हमारे, एक तो हमारे गांव के ही थे मोहन सिंह, विद्यार्थी नेता, दूसरे वो थे नागर सिंह, ऐसे 3-4 लोग थे। तो आपस में चर्चा हुई। उन्होंने पुलिस वालों से पूछा कि क्या इनको गिरफ्तारी में हथकड़ी पहना करके पैदल ले जाया जाएगा, क्योंकि उस समय कोई व्हीकल नहीं था। अब जो कुछ हुआ उसको तो नहीं जानता मैं, लेकिन बाद में तय ये हुआ कि मित्र मंदिर में जो गाड़ी है वो असल में, अगर आप लोग जानते होंगे, यहाँ
चीफ जस्टिस थे गुरप्रसन्न सिंह, उनके तिलक में मिली थी। उन्हीं की फैमिली के साथ हम लोग सम्मानित रहते थे। तो उस पहले ज़माने में उसमें हुड हुआ करते थे कैनवास के, हुड खोल दिया गया। ये तय हुआ कि मतलब उसी गाड़ी में उनको बैठा के ले जाया गया। तो शहाबुद्दीन, शेख शहाबुद्दीन नाम का ड्राइवर था, वो आया, सब तेल पानी किया, हला के गाड़ी सामने खड़ी किया। तब हमारे पिताजी और हमारे चाचा जी अंदर से शेरवानी, चूड़ीदार पैजामा और मतलब ये गांधी कैप लगा के निकले बाहर। और मुझे खूब याद है कि जब पिताजी गुस्से में होते थे तो उनके ऊँट फड़कते थे, तो उनके ऊँट फड़ के उन्होंने इनकलाब बड़े ज़ोर से बोला। लड़के इकट्ठा हो गए थे, बहुत अधिक लड़के वहाँ आ गए थे, भीड़ हो गई थी। उन्होंने जिंदाबाद बोला। तो उसके बाद पिताजी आके गाड़ी में खड़े, पीछे तरफ खड़े हुए, वो खड़े हुए, हम लोग जो घर वाले लड़के थे पीछे पीछे जुलूस में। अब पूरा जुलूस विजयी बस तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा लेकर के जुलूस रीवा राज्य के अंग्रेज प्रशासक ने रियासत के सभी स्कूल और कॉलेजों को बंद कर दिया था। इसके साथ ही रीवा से निकलने वाले साप्ताहिक समाचार पत्र प्रकाश के संपादक ठाकुर अर्जुन सिंह को भी छात्रों के प्रदर्शन को बढ़ावा देने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। इसके साथ ही और भी कई छात्रों, शिक्षकों, पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया। लेकिन इन कार्यवाहियों से यह आंदोलन थमा नहीं, बल्कि छात्र और ज्यादा उग्र हो गए। छात्रों के समूह ने रीवा के रिकॉर्ड रूम में आग लगा दी। सतना और शहडोल में सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। कई जगह छात्र पुलिस वालों से भिड़ भी जाया करते थे। इस आंदोलन के दौरान कई लोग गिरफ्तार हुए, कईयों को राज्य के बाहर कर दिया गया और बहुत सारे लोग पुलिस बर्बरता का शिकार हुए। लेकिन आंदोलन चल ही रहा था और इसके साथ ही अंग्रेजों का दमन चक्र भी बदस्तूर जारी था। अक्टूबर आते आते आंदोलन कुछ धीमा हो रहा था। कारण यह था कि बड़े नेताओं की तो पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी थी, इसलिए अब कुल मिलाकर नेतृत्व विहीन जोशीले युवाओं का आंदोलन बनके रह गया था। प्रारंभ में रीवा का यह आंदोलन प्रजा द्वारा अपने राजा को वापस बुलाने की भावुक भावना थी, लेकिन कुछ महीनों बाद इसमें भारत छोड़ो आंदोलन भी मिल गया, जिसके कारण यहाँ का युवा विद्यार्थी वर्ग राष्ट्रीय आंदोलन से प्रभावित हुआ था। लेकिन जैसा कि सर्वविदित है, राष्ट्रीय नेताओं की गिरफ्तारी के बाद पूरे देश में आंदोलन नेतृत्वहीन और धीमा हो चुका था। इसके साथ ही वो अपने पूर्ण स्वराज के लक्ष्य को प्राप्त करने में भी असफल रहा था। इसीलिए वर्ष 1943 तक ये आंदोलन लगभग खत्म हो चुका था। इधर रीवा महाराज गुलाब सिंह पर बैठाए गए अभियोग ने भी अपना कार्य पूरा कर लिया था। महाराज को वायसराय ने पत्र लिखकर सूचित कर दिया था कि वो कुछ शर्तों के साथ रीवा वापस लौट सकते हैं। हालांकि महाराज ने तब ये शर्तें स्वीकार नहीं की थीं, लेकिन आगे चलकर 1943 में उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया था, जिसके बाद 25 जुलाई 1944 को नागपंचमी को उनकी वापसी हुई थी। जिसके बाद बने नए प्रशासन ने लाल यादवेंद्र सिंह और शंभुनाथ शुक्ल समेत सभी बड़े नेताओं को जेलों से मुक्त किया था। आगे चलकर रीवा महाराज गुलाब सिंह ने रीवा में उत्तरदायी शासन की घोषणा की। उसकी बात हम अगले किसी वीडियो में करेंगे। इस वीडियो के लिए हमने डॉक्टर एस अखिलेश की किताब रीवा राज्य का इतिहास, कुंवर रविरंजन सिंह की किताब अब और तब रीवा, कई विद्वानों के लेखों और मध्य प्रदेश शासन के कई दस्तावेजों और आर्काइव से जानकारी ली है। तो राजा की वापसी और भारत छोड़ो आंदोलन का ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ, यानी शब्द साची विंद से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। नमस्कार।